बॉस, उस पिद्दी भर की लड़की ने हम सबको बहुत मारा, मार मार कर हमारी हड्डियां तोड़ दी। बॉस, वो लड़की नहीं बल्कि कोई तूफान है। बॉस, हम बहुत मुश्किल से जान बचा कर आए हैं। तो तुम लोग किसी लड़की से मार खाकर आए हो बुज़दिलो? दफा हो जाओ और उस लड़की को उठाकर मेरे पास लाओ। मैं भी देखूं आखिर कौन है ये पिद्दी। ये कहानी है एक शौक चंचल लड़की सफा की, जो परियों की कहानियों पर यकीन रखती थी। उसे लगता था कि दुनिया भी उसकी इमेजिनेशन की दुनिया की तरह खूबसूरत है। वह सिर्फ 5 साल की थी जब उसकी अम्मी इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। फिर उसके अब्बू ने उसे बहुत मोहब्बत और नाजों से पाला। उसके अब्बू ही उसकी पूरी दुनिया थे। खामोश राहों में एक गूंज है उसकी, पलकों में ठहरी एक सुबह है उसकी। मासूम चेहरा पर इरादे हैं गहरे, तूफान भी रुक जाए जहाँ उसके हो पहरे। वो फूल भी है, वो ढाल भी, खूबसूरत सी एक मिसाल भी। निगाहों में हिम्मत, अदाओं में नूर, वो चलती है जैसे कोई ख्वाब हो दूर। ना हारेगी वो, ना रुकेगी कभी, वो काबिल है इतनी के दुनिया झुके। सितारे भी देखे उसे हैरत से, बनी है वो हिम्मत और मोहब्बत से। सफा के बस 2 ही शौक थे, नात खवानी करना
और लोगों को पीटना। नात ख्वानी के शौक ने उसे लोगों में बेहद मकबूल बना दिया था। लोग अपनी महफिलों में उसे दावत देते और वह उनकी दीनी मजालिस में अपनी खूबसूरत आवाज में नात पढ़ा करती थी। सफा, तुमने फिर लोगों से हाथापाई की है क्या? पड़ोस की खाला बता रही थी कि तुमने कुछ लोगों को मारा है। अबू, मैंने बिला वजह उन्हें नहीं मारा। वो करीम चाचा से जबरदस्ती हफ्ता वसूल कर रहे थे। जब करीम चाचा ने इनकार किया तो वो उन्हें धमकाने लगे। मैंने उन्हें समझाया कि ये गलत है, लेकिन वो खुद ही मुझसे उलझने लगे। मुझे बच्ची समझकर रोब झाड़ रहे थे और हाथ भी उन्होंने पहले उठाया था, मैंने नहीं। मैंने तो बस उन्हें जवाब दिया था। अब याद रखेंगे मुझे, दोबारा दिखाई दी तो रास्ता बदल लेंगे। नहीं सफा, तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तुम वादा करो कि अब किसी पर हाथ नहीं उठाओगी। अच्छा अबू, मैं वादा करती हूँ और वादे को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। अब मैं अपनी क्लासेस के लिए जाऊं? जैसे ही सफा क्लासेस के लिए निकलती है, जावेद जमशेद अपने साथियों के साथ उसका पीछा करने लगते हैं। कुछ आगे जाते ही सफा जान जाती है कि उसका पीछा किया जा रहा है। जैसे ही वह मुड़कर देखती है, वही गुंडे जिन्हें उसने पहले मारा था उसका पीछा कर रहे थे। सफा ने उन्हें वार्न किया कि देखो, तुम लोग बाज आ जाओ। मैंने अपने अब्बू से वादा किया है कि मैं किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगी, तो बेहतर यही है कि तुम मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना मैं तुम सबको हाथ उठाए बगैर ही सबक सिखा सकती हूँ। बाकी तुम सब खुद समझदार हो। अच्छा, तो इतने लोगों को देखकर पिद्दी डर रही है क्या? ओके भाइयों, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहते ही सफा तेज स्पीड से दौड़ने लगती है। गुंडे उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। वह उन्हें हर गली, हर मोहल्ले, हर कोने से भगाती हुई पूरा शहर घुमा देती है। सफा बचपन से इन गलियों और बाजारों को अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि वह यहीं पली बढ़ी थी। इसीलिए वह उन्हें जहां चाहती आसानी से ले जाती जा रही थी। मैराथन में दौड़ना सफा का रोज का मामूल था, लेकिन जावेद और जमशेद यह सब पहली बार कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में गुंडों का बुरा हाल हो गया और वह भाग भाग कर हाँफने लगे। कुछ आगे जाते ही सफा ने गली के कुछ कुत्तों को सीटी मारकर उनके पीछे लगा दिया और कहा, चलो अब बाकी काम तुम सब करो। कुत्तों ने उनको भगा भगा कर बुरा हाल कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि अगर कुत्तों ने उन्हें काट लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे और 14 इंजेक्शन अलग से लगवाने पड़ेंगे। भागते हुए वह कुत्तों से बचने के लिए जानवरों के तबेले में जा घुसे। उन्हें देखकर भैंसों ने दौड़ना शुरू कर दिया और तबेले में खलबली मच गई। करीब ही था कि वह उन्हें अपने पांव के नीचे कुचल देती। भैंसों से बचने के लिए वह सब गोबर में गिर गए और गोबर में लथपथ बुरे हाल में वापस चले गए। जाम बची, 100 लाखों पाए। खुदा उस लड़की का सामना फिर कभी ना कराए। हाय हाय। मैंने कहा था कि मैं तुम लोगों पर हाथ उठाए बगैर ही तुम सबको सबक सिखा दूंगी, और अब्बू को दिया हुआ वादा भी नहीं टूटा। जावेद और जमशेद जब अपने साथियों के साथ वापस आतिश डेरा पहुंचते हैं तो उनका ये हाल देखकर बोस आग बगुला हो जाता है। उन्हें खूब डांट पड़ती है। बोस थोड़ी देर के लिए सोच में डूब जाता है कि आखिर ये लड़की कौन है और ये कैसे मुमकिन है कि एक अकेली लड़की इतने ताकतवर आदमियों का ये हाल कर दे। तुम जो कोई भी हो, लेकिन तुम मुझे नहीं जानती। मैं आतिश हूं। जो मेरे करीब आता है वो जल जाता है। जल्द ही मिलना पड़ेगा तुमसे। आतिश इस मीरपुर इलाके का बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन था। इस इलाके पर उनका कब्जा कई जनरेशन से चला आ रहा था।
गैर कानूनी कामों से उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि आज तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका था और न ही पुलिस में उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था। आतिश एक ब्रिलियंट माइंडेड नौजवान था। वह अपने सब काम इस स्ट्रेटजी से करता कि कोई सबूत पीछे ना छोड़ता। इस गद्दी पर पहले उसका बाप और उससे पहले उसका दादा बैठता था, इसीलिए उसे भी इस गद्दी पर बैठने के लिए बचपन से ही तैयार किया गया था। डॉन बनना शायद उसकी अपनी चॉइस न थी, क्योंकि उसके दिल के किसी कोने में एक अच्छा इंसान रहता था जिसे कभी बाहर ना आने दिया गया था। जब जब उसका ज़मीर उससे सवाल करता, उसके बाप दादा उसे झूठी दलाइल देकर खामोश करवा देते। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसके ज़मीर ने आवाज उठाना ही बंद कर दी। आतिश अभी सफा के बारे में गहराई से सोच ही रहा था कि अचानक एक नाजुक सी जनाना आवाज ने उसे उसकी गहरी सोचों से निकालकर हकीकी का सामना करवा दिया। जैसे ही उसकी नजर सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी, उसका दिल नरम पड़ने लगा। सादा सफेद लिबास में मलबूस एक लड़की जो देखने में कम उम्र और मासूम थी, गुस्से से ढाड़ रही थी, जिसे देखते ही आतिश के आदमी बोले, बॉस, यही है वह पिद्दी जिसने हमारा वह हाल किया था। यह सुनते ही आतिश जोर जोर से हंसने लगा और अपनी जगह से उठकर उसके पास चला गया और बोला, मुझे तो लगा था कि तुम होगी कोई भारी भरकम, बड़े और मजबूत जिस्म वाली कोई रेसलर टाइप औरत जिसने मेरे ताकतवर आदमियों को पछाड़ दिया होगा, लेकिन तुम तो नन्ही सी हो। जल्द ही सफा का जवाब सुनकर आतिश की हंसी गायब हो गई। मेरे नाजुक वजूद और छोटे जिस्म पर शायद आपको बहुत हंसी आ रही है, लेकिन भूलना मत कि खुदाई का दावा करने वाले ताकतवर नमरूद को भी एक मामूली मच्छर ने ही खत्म किया था। तो साबित हुआ कि साइज अहमियत नहीं रखता। अब आइंदा अगर आपके आदमियों ने मेरा रास्ता काटा तो अंजाम के जिम्मेदार आप खुद होंगे। रास्ता मेरे आदमियों ने नहीं बल्कि तुमने काटा है। पहले तुमने हाथ उठाया है मेरे आदमियों पर। तो गुंडों से सच की उम्मीद रख भी कैसे सकता है कोई? झूठ बताया है आपके आदमियों ने आपको। हाथ उन्होंने उठाया था पहले। मैंने उन्हें वॉर्न किया था कि करीम चाचा को परेशान ना करें, लेकिन ये उस गरीब सब्जी फरोश से हफ्ता वसूल कर रहे थे। आखिर वो कमाता ही कितना है जो आप लोग उनसे हफ्ता वसूल करने आते हो? कुछ तो खुदा का खौफ करो। सफा की बात सुनते ही आतिश गुस्से से अपने आदमियों को घूरता है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी सफा के बारे में बताया था वह झूठ था। आतिश और उसके आदमियों को वार्निंग देने के बाद जैसे ही सफा वापस जाने के लिए मुड़ी, गार्ड्स ने दरवाजा बंद कर दिया, जिसे देखकर सफा के चेहरे पर रत्ती भर भी डर के आसार नहीं थे। क्या आपको लगता है कि ये सब मिलकर मुझे रोक सकते हैं? क्या मैं डर जाऊंगी? अगर ऐसा होता तो अकेली आपके डेरे पर ना आती। आतिश आराम से जाकर वापस अपनी जगह पर बैठ गया और तसल्ली से सामने के नजारे का मजा लेने लगा। अगले ही लम्हे आतिश के चेहरे पर एक छिपी हुई मुस्कुराहट थी। जैसे ही आतिश के आदमियों ने उसका रास्ता रोका, सफा एक आम सी लड़की से एक सोल्जर में तब्दील हो गई और बहुत ही महारत से उसके आदमियों पर वार करना शुरू कर दी।
तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ रोकना चाहता था? नहीं, बल्कि मैं तो ये देखना चाहता था कि तुमने कैसे मेरे आदमियों को मारा होगा। दरवाजे खुले, तुम जा सकती हो। तुमने ये आजादी अपनी काबिलियत के दम पर कमाई है। सफा के जाने के बाद आतिश के आदमी दर्द में कराहते हुए बोले, बोस, आज तीसरी बार इस लड़की ने हमें मारा है। जब से हमारी जिंदगी में आई है, मारे ही जा रही है हमें। आफत की ये पुड़िया। जिस पर आतिश जोर जोर से हंसने लगा। कुछ सोचने के बाद जावेद ने बॉस को मशवरा दिया, क्यों ना हम इस पिद्दी को अपने गैंग में शामिल कर लें? ये हमारे बहुत काम आ सकती है। इसके पास दिमाग भी है और ताकत भी। ये उन एरियाज में भी काम कर सकती है जहां हम नहीं जा सकते और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। जमशेद ये सुनकर बोला, तो क्या वह मान जाएगी? जावेद ने कहा, हाँ, क्यों नहीं मानेगी? जब इतना पैसा देखेगी जो पूरी जिंदगी में ना देखा होगा तो कौन नहीं मानेगा भला? बॉस, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आतिश, जो अभी भी उसके शहर से बाहर नहीं निकला था, बेध्यानी में बोला, हाँ ठीक है, कर लो उसे अपने गैंग में शामिल और मुंह मांगा पैसा देने का ऑफर कर दो। और अपने आदमियों को हुक्म दिया कि जाओ, इस लड़की के बारे में सब कुछ मालूम करो। मुझे इस लड़की के बारे में एक एक चीज जाननी है, लेकिन खबरदार, उसे इस बात की खबर नहीं लगनी चाहिए। अगले ही दिन जावेद और जमशेद दोबारा सफा से मिलने गए और कहा कि आज हम तुम्हारे लिए ऐसी ऑफर लाए हैं कि तुम सुनकर खुश हो जाओगी। जिस पर सफा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो क्या तुम्हारा पूरा गैंग इस्लाम कबूल करने लगा है क्या? दोनों ने कहा, नहीं, तुम्हें हमारे गैंग में शामिल होने की ऑफर देने आए हैं और बदले में तुम्हें मुंह मांगे पैसे मिलेंगे, इतने कि तुम्हारे पूरे खानदान ने इतना पैसा कभी नहीं देखा होगा। यह सुनने की देर थी कि सफा ने पास पड़ा मोटा डंडा उठाया और उन दोनों को पीटने लगी और बोली, आज तुम दोनों मुझे ठीक से जान ही लो, मैं बिकाऊ नहीं हूं। कह देना अपने बॉस से, एक दिन उसके पूरे साम्राज्य को आग लगा देगी ये पिद्दी सी लड़की। और मार मार कर भगा दिया। ये चौथी बार था कि जावेद और जमशेद मार खाकर बॉस के सामने खड़े थे और बॉस उन दोनों को देखकर खिलखिलाकर हंसता रहा। सब ने पहली बार आतिश को इतना हंसते देखा था। आतिश हमेशा संजीदा रहता था क्योंकि उसे लगता था कि हंसने से एक डॉन का वकार और रौब में कमी आती है, लेकिन आज वह किसी की भी परवाह किए बिना जोर जोर से हंस रहा था, जिसे देखकर उसके सब आदमी भी हंसने लगे। आतिश के आदमी कई दिन बहुत ही राजदारी से सफा के बारे में जानकारी इकट्ठी करते रहे। और जिन जगहों पर वह खुद न जा सकते, वहां वह कुछ औरतों को भेजते ताकि सफा को शक न हो कि उस पर नजर रखी जा रही है। उनकी भेजी हुई औरतें सफा का पीछा करते हुए एक महफिल मिलाद में जा पहुंची, जहां जाकर उन्होंने देखा कि सफा को किसी आलिम की तरह इज्जत व तकरीम मिल रही है। हर कोई उससे मोहब्बत का इजहार कर रहा है। कोई उसे प्यार से गले लगा रहा था तो कोई उसे फूलों का हार पहना रहा था। यह एक रूह परवर मंजर था। कुछ ही देर में उसे स्टेज पर बुलाया गया और उसने बहुत खूबसूरत आवाज में अल्लाह की हम्द व सना पेश की। मेरे मौला तू ही है मेरा आसरा, तेरे दर के सिवा बता कहाँ जाए तेरा बंदा। अंधेरों में उम्मीद की एक शमा जला देना, मेरे भटके हुए कदमों को रास्ता दिखा देना। ना दुनिया की तलब मुझको, ना राहत की जरूरत है, फकत अपने दीदार की एक झलक दिखा देना। गुनाहों के बोझ से अब दिल ये घबराता है, सुना
हकारी मेरी मिटा कर रूड़े ईमान भर दे। तेरे इश्क का प्याला मेरी रूह में उतार दे। खुदा रहम कर मुझ पर, मैं तेरा ही सवाली हूँ। तेरे करम की छाँव में मैं फना होने वाला हूँ। दूसरी तरफ सफा बेफिक्र हो गई कि शायद उसने आतिश और उसके आदमियों से छुटकारा पा लिया है और अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गई। 1 महीने की अथक कोशिश के बाद आतिश के आदमियों ने उसे सफ़ा के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करके दी और बताया कि उस पिद्दी का नाम सफ़ा है। वह एक बहुत मशहूर नात ख्वां है। लोग उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, उसके बहुत अकीदतमंद हैं। वह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। हर जगह उसका कलाम सुना और पढ़ा जाता है। उसकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। स्पोर्ट्स उसका दूसरा बड़ा शौक है। वह स्टेट लेवल बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी है और एक इंस्टीट्यूट में लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी देती है। Black coat, color to my chin. Quiet walk with the field walks in. Go watch, never leave my wrist. Every hand I shake, knows it's a risk. Yeah. Don't talk loud, I just clear the room. Names in my phone, feel it like a wound. City on my back, paper in the safe. You don't see my face, you just feel my weight. I'm the crown in the shadows. When I move, they all move slow. Eyes down when I pass by. Say a prayer, you don't even know why. I'm the law that you can't call. Every favor written on a wall. Cold heart, but the streets stay warm. I'm the quiet before the storm. Yeah. Closed door, breath on the glass. You fold, I don't even ask. Few words echo in your head. Walk out, leave you feeling instead. I don't play cards, I just on the game. Every little rumor spells my name. You could chase rain, you could chase fame, but power like this doesn't want a frame. I'm the crown in the shadows. When I move, they all move slow. Eyes down when I pass by. Say a prayer, you don't even know why. I'm the law that you can't call. Every favor written on a wall. Cold heart, but the streets stay warm. I'm the quiet before the storm. उसके घर में उसके अब्बू के सिवा और कोई नहीं है। उसके अब्बू ने उसे बेटों की तरह पाला है और सफा कोई आम लड़की नहीं है। सफा और उसका बाप इनकलाबी शख्सियतें हैं और यह सब कुछ उसने अपने अब्बू से सीखा है। उसका बाप एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है जिसे सब प्रोफेसर अनिक के नाम से जानते हैं। ये दोनों बाप बेटी किसी से नहीं डरते और बुराई के खिलाफ डट जाते हैं। बॉस, ये पिद्दी तो हम सब की अम्मा निकली। आज के बाद कोई भी उसे पिद्दी नहीं कहेगा। सफा नाम है उसका, नात खां है वो। उसका नाम अब इज्जत से लिया जाएगा। आतिश की इस बात पर उसके सब आदमी हैरत से उसे देखने लगे, क्योंकि अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को वह दबा दिया करता था। लेकिन इस लड़की की किसी भी बात से आतिश को गुस्सा नहीं आता था। यह तब्दीली उन सब के लिए मामूली न थी, लेकिन दूसरी तरफ आतिश में आने वाली इस तब्दीली से वो खुद भी बेखबर था। वो हर रात फारिग होकर सोशल मीडिया पर उसकी नातें और उसका कलाम सुनता रहता, उसे देखता और उसे मजीद जानने की कोशिश करता। जैसे जैसे वो सफा को जानता जा रहा था, उसे अपना आप बहुत गुनाहगार लगने लगा था। इस एहसास ने उसे घेर लिया था कि वो सारी उम्र गुनाहगारी करता आया है। फिर वो सफा की किस्मत पर रश्क करने लगा कि क्या खुशनसीब लड़की है कि उसके बाप ने उसे सच का रास्ता दिखाया, हमेशा सच बोलना सिखाया, सच के लिए लड़ना सिखाया है। और दूसरी तरफ मैं कितना बदनसीब हूं जिसने एक ऐसे खानदान में आंख खोली जहां पैदा होते ही जुर्म उसका मुकद्दर बन गया था। उसे न चाहते हुए भी उस रास्ते पर चलना पड़ा था जिसे उसने कभी नहीं चुना था। आज उसे अपने आप से नफरत होने लगी थी। उसका दिल चाहा कि काश वो भी सफा जैसा होता। उसकी आवाज उसके दिल में अंदर तक बसती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे सफा की आवाज आतिश के अंदर के इंसान को जगा रही थी। एक अजीब सी कशिश उसके दिल को बेचैन कर रही थी।
उसके अंदर कुछ टूटने फूटने लगा था, जिससे वो खुद भी अनजान था। या मौला मेरे मौला, या मौला मेरे मौला, या मौला मेरे मौला। हाथ उठाया जब भी दुआ में तूने ही थामा है, गमों के अंधेरों में तूने ही रास्ता दिखाया है। दुनिया की ठोकर से दिल मेरा चूर था, मैं भटक रही थी, तू मुझसे न दूर था। तूने ही संभाला मुझे हर मोड़ पर मौला, मेरा हर एक आंसू तूने ही मोती बनाया है। सजदों में गिर कर सुकून मिल गया, मेरा मौला सब जानता है। सजदों में गिर कर सुकून मिल गया, मेरा मौला सब जानता है। भुलाती हूँ मैं दुखों को, अपने सजदों में बहाती हूँ। लोगों ने छोड़ा पर तूने ना छोड़ा, मेरे टूटे हुए दिल का बंधन ना तोड़ा। तू बिगड़ी बनाता है, तू सबका सहारा है, इस बेअसरा दिल का तू ही तो किनारा है। मौला मौला अल्लाहू, हक मौला पाक मौला अल्लाहू। तू ही अव्वल तू ही आखिर अल्लाहू। सजदों में गिर कर सुकून मिल गया, मेरा मौला सब जानता है। अल्लाहू अल्लाहू मेरा मौला, मेरा मौला। और सुनते सुनते कब वह नींद की आगोश में चला गया, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब वह उठा तो उसका दिल बहुत भारी था, एक अजीब सा बोझ अपने दिल पर महसूस कर रहा था। आज पहली बार उसका दिल चाहा कि वह डेरे पर न जाए, लेकिन यह मुमकिन भी तो न था। उसके बिना कोई काम न चलता था। बोझल दिल के साथ वह उठा और तैयार होकर डेरा पहुंच गया। जावेद और जमशेद ने दूसरे आदमियों से सरगोशी की कि आज बॉस बहुत बदले बदले से लग रहे हैं, सब ठीक तो है? डेरे में होते हुए भी आतिश कहीं और ही था। हिम्मत करके जावेद और जमशेद ने आतिश से पूछ ही लिया कि वह ठीक तो है, जिस पर आतिश ने बताया कि उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा है, किसी काम में न तो दिल लग रहा है और न दिमाग। ये कहते हुए वह उठा और वापस अपने कमरे में चला गया और अंधेरे कमरे में जाकर आराम करने लगा। रात भर आतिश तेज बुखार में तपने लगा। बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज 3 दिन से वह बिस्तर पर था। सफा, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हारी हर ख्वाहिश मैंने इसलिए पूरी नहीं की कि तुम अपनी मनमानी करो। तुम्हें मार्शल आर्ट मैंने इसीलिए नहीं सिखाया कि तुम हर आदमी को पीटना शुरू कर दो। अगर तुम हर लड़के को ऐसे ही पीटती रहोगी तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। अबू, आपने ही मुझे सिखाया है कि बुराई को देखकर मुंह फेरना भी इतना ही बड़ा गुनाह है जितना बुराई करना, और आज आप ही मुझे रोक रहे हैं। हाँ बेटा, मगर जरूरी तो नहीं कि तुम हर बात मारपीट से ही शुरू करो। कुछ बातें समझाने से भी ठीक हो सकती हैं। अच्छा, अब जाओ और सो जाओ, रात बहुत हो गई है। गुड नाइट। जी अबू, मैं आपकी बात पर अमल करने की कोशिश करूंगी। गुड नाइट।
तुम यहाँ? इस कहानी का अगला पार्ट जल्द ही आ रहा है। प्लीज स्टे ट्यून्ड। ये कहानी हम अपनी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर्स सफा आरिफ और नगमा जफरी को डेडिकेट कर रहे हैं। इस कहानी के किरदारों के नाम सफा आरिफ की फरमाइश पर रखे गए हैं और नगमा जफरी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। अगली कहानी हम अपने उन सब्सक्राइबर्स को डेडिकेट करेंगे जिन्होंने सबसे अच्छे कमेंट्स किए होंगे।